तो चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर और मेरे साथ सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी। तो लगातार सुबह से जो है काउंटिंग प्रक्रिया शुरू है। न्यूज आवर पर आपको ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं, वही उसी के साथ साथ चर्चा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, अगर एनडीए की बात की जाए तो 296, वहीं पे इंडिया 229 और अदर 18 पे। मध्य प्रदेश में अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रुझान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अगर रुझानों की बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं देवेंद्र जी। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के रुझान और परिणाम दोनों ही बहुत चौंकाने वाले हैं। स्मृति ईरानी को आपने देखा ही कि अमेठी से वो हार गई हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा से। आपको बता दें बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे जीत का जश्न, पार्टी कार्यालय में मना रहे जश्न। राज्य में 2900 सीटों पर भाजपा आगे है, तो इसको लेकर ओडिशा में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यालय में मना रहे जश्न। राज्य की 1900 सीटों पे आगे जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ बीजेपी। तस्वीरें भी सामने आई है देवेंद्र जी कुछ यहाँ से। जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जश्न की तस्वीरें, बिल्कुल। और ये पहली जश्न की तस्वीर यहाँ पर आई है। जश्न मनाते उड़ीसा के लोग और उड़ीसा के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो जश्न मना रहे हैं, 19 सीटों पर आगे और जश्न का माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी यानी कि एनडीए की सरकार बनती यहाँ पर दिख रही है। और ये जो सीटें हैं नवजीत, बिल्कुल वास्तव में सरकार तो एनडीए की बनी गई एक तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि ये परिणाम में ही तब्दील होंगे कि अब इंडिया ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, ये भी कहा जा सकता है। अब राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से प्रदर्शन अच्छा किया है, या फिर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे काम आए हैं, या फिर जो महिलाओं को 8,500 रुपये पर मंथ देने की बात कही थी वो काम आए हैं। लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा है। अगर प्रदर्शन थोड़ा सा और बेहतर हो गया होता तो जो इनका वादा था 1 लाख रुपए हर साल देने का महिलाओं के खाते में, वो उनको पूरा करना होता। बिल्कुल। और देखते हैं, अभी तो रुझान चल रहे हैं, कुछ सीटों के परिणाम भी आ गए हैं, कुछ जो हाई प्रोफाइल सीटें थी। बिल्कुल, अमेठी की बात कर ली जाए तो अमेठी से जो है स्मृति ईरानी को हार का मुंह देखना पड़ा है, और वहीं किशोरी लाल शर्मा ने जीत दर्ज कर ली है अपनी। वहीं इसी के साथ अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश से विदिशा सीट की, विदिशा पे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है 8 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। वाराणसी से भी जी एक चीज और देखने वाली बात है नवजीत कि विदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोटों से जीत हासिल की है, यानी कि एक अच्छी खासी लीड लेकर। लेकिन वहीं अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्र है वाराणसी, अगर वहां से उनकी जीत देखा जाए तो 1.5 लाख के करीब बिल्कुल ये वोटों से जीते हैं। तो बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सीट से, वाराणसी सीट से आशा की जाती थी कुछ बड़ी लीड मिलेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी लीड मिली वो विदिशा से मिली। बिल्कुल। तो अब इससे शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता नहीं आंकी जा सकती। प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वास्तव में पूरे भारत में है, लेकिन वास्तव में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, वहां उनकी लोकप्रियता वास्तव में देखने को मिली, एक तरफा जीत। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर, आपको दिखा रहे छत्तीसगढ़ से सीएम विष्णुदेव साय का बयान। चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, राज्य की 10 सीटों पर विजय होना सुनिश्चित है। तो जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर विजय सुनिश्चित है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सीएम विष्णुदेव साय का जो बयान है वो एक तरह से अगर जो देखा जाए तो आइए पहले सुन लेते हैं इस बयान को। और इस अवसर पर मैं और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है।
और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। तो चलिए देखिए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि 11 में से 10 सीटों पर जो है जीत सुनिश्चित की है। अब एक सीट जो है कांग्रेस के खाते में छत्तीसगढ़ की जाती हुई दिख रही है। तो हम ये बातें जो प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई देखी जा सकती हैं। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और जो हमारे साथ मेहमान हैं अश्विनी शाही जी प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी प्रवक्ता कांग्रेस, रविंद्र सिंह जी नेता सपा और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अश्विनी शाही जी से। पहला सवाल, अश्विनी शाही जी, हमारे दो दिग्गज जीते हैं बीजेपी के। एक वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीब 1.5 लाख वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। वहीं अगर जो विदिशा से बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विजय हासिल की है। उन्होंने 8 लाख वोटों से विजय हासिल की है। सबसे पहले तो बधाई दे दें इन दोनों दिग्गजों के। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं। इससे लोकप्रियता का आकलन करें क्या कह रहे हैं? देवेंद्र जी, देखिए, इससे लोकप्रियता का आकलन आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर अंतर है तो आपको जरूर लगेगा, मगर आपको ये विदित होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में सर्वथा नंबर 1 बने हुए हैं, और वो भी कितने सालों से बने हुए हैं। उनकी लोकप्रियता में कमी कभी आई नहीं है इस 10 सालों में। तो चुनाव है, जनता की अपेक्षा पर हो सकता है कि जो अपेक्षा जनता की रही हो हम खरे ना उतरे हों। वैसे आप जिस प्रदेश में बैठे हैं वहीं इंदौर में हम 11-11.5 लाख वोट से हमारा प्रत्याशी जीता है। गुना में ज्योतिरादित्य जी 5 लाख वोट से जीते हैं। नहीं, गुना में 5 लाख से लगभग जीते हैं। तो वो चीज जो है उसको आप उस आकलन वो मत कीजिए कि शिवराज सिंह जी और गुना में जो है मान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कम है। समीकरण की बात होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हो सकता है जनता को ज्यादा अपेक्षा हो, ये तो मंथन की बात है और ये मंथन जरूर पार्टी करेगी और एकदम करेगी। फिलहाल इस बात का हमको कम से कम ये है कि आज अभी थोड़ी देर पहले भाई रविंद्र जी हमारे साथ किसी दूसरे चैनल पर थे, ये लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, इनको उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ी हैं, बधाई हो। मगर चुनाव कौन लड़ा था? आपके अभी स्क्रीन पर चल रहा है एनडीए 296, इंडिया 229, अदर्स 18, ये आपके स्क्रीन पर चल रहा है। तो चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन ने ही लड़ा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का 244 सीट लगभग है और इंडिया अलायंस का 229 सीट है। भारतीय जनता पार्टी उनसे भी ज्यादा है। उसके बाद भी ये लोग इस तरीके का वो कर रहे हैं कि भारत के संविधान में 573 पर जो है सरकार बन रही है। भाई 272 ही भारत के संविधान में सरकार बन रही है। एनडीए ने चुनाव लड़ा, 296 सीट आप दिखा रहे हैं, इंडिया का जो है 229 दिखा रहे हैं। अब सोच लीजिए कि 272 पर ही भारत के संविधान के हिसाब से सरकार बनती है, उसके बाद भी
इन लोगों का ये व्यवहार ऐसा है कि जैसे भाई सरकार बना रहे हैं, तुरंत अभी शपथ ग्रहण हो जा रहा है। रविंद्र भाई इतने उत्साहित थे, तो मुझे तो लग रहा है कि भाई इन लोगों को ये, अगर ये वही कहते हैं दिल बहलाने को गालिब, ये भी ख्याल अच्छा है, तो यही ख्याल में अच्छा जीते रहे कि हम अकेले इनके पूरे इंडिया। ये खबर और आपको दे दे रहे हैं, ये खबर और आपको दे दे रहे हैं, कन्नौज के सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाने के पोस्टर चिपका दिए हैं। देखिए अब देखिए, ये तो बहुत अच्छा खबर आपने दे दिया कि ये तो हर साल प्रधानमंत्री, अब राहुल गांधी 98-99 सीट है, ये तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो भाई बैठे हुए हैं ये समझे कि रविंद्र भाई प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और वो जेल में जो गए हैं वो क्या करेंगे, वो शरद पवार साहब क्या करेंगे, ठाकरे साहब क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे? तो ये सब बोल के आप आपस में लड़ाना चाहते हैं क्या? ममता बनर्जी जी उधर खड़ी हैं, तो ये हम लड़ा नहीं रहे। ये लोग तो कहते थे हर साल एक प्रधानमंत्री, तो अभी जब जीतेंगे 272 के आंकड़े तक पहुंचना पड़ेगा देवेंद्र जी। अभी 229 और 272 में जो है 43-44 सीट का फर्क है। चलिए ठीक है जी, चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। रविंद्र जी आप जवाब दें, उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, दिवाकर सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मनीष अग्रवाल जी तो हमारे साथ जुड़े ही हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आएंगे हम आप लोगों के पास, लेकिन रविंद्र जी पहले जवाब दीजिए कि पोस्टर लग गए हैं, गालिब ख्याल अच्छा है, ये कौन सा शेर आपने कहा था? तो वो शेर हम नहीं कह पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, अब उसी का जवाब दे दीजिए आप जी। ख्याल अच्छा है जी रविंद्र जी। जी रविंद्र जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है किसी कारणोंवश। अनिल सिंह चौहान जी हम आपके पास आ रहे हैं। रविंद्र जी की आवाज़ नहीं आ पा रही है, नहीं तो जवाब तो रविंद्र जी से ही लेना था। अनिल जी, अभी अश्वनी शाही जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सीट आपकी ज़्यादा है, अगर जो इंडिया गठबंधन में देखा जाए, रुझान आ रहे हैं जो उसके अनुसार, और उससे कम ही सपा की है, तो सपा के कार्यालय पर तो प्रधानमंत्री बनाने के अखिलेश जी के पोस्टर लग गए, हक आपका बनता है, क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, इंडिया गठबंधन और दूसरे जो दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, उसकी आततायिता से, उसकी लोकतंत्र की हत्या से त्रस्त थे, ये सारे दल इकट्ठे बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई है, 240 से कम सीटें उसको आ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी 272 के फिगर को नहीं छू पाई है। जिस पार्टी के प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम 370 सीटें अकेले जीतेंगे और 400 पार करेंगे, लेकिन जनमत तो यहां स्पष्ट उनको नकार दिया है और बहुमत नहीं दिया है। अब ये गुड़ा भाग जो एनडीए की नया फलसफा ये सुना रहे हैं, अब चंद्रबाबू नायडू जी लोकतंत्र को बचाने के लिए योगदान देंगे कि मोदी जी के साथ जाएंगे? कहीं ना कहीं चाहे गठबंधन के दल हो चाहे विपक्षी दल हो, जिस तरह से मोदी और शाह की जोड़ी ने दलों को ब्लैकमेलिंग करने का काम किया, राकपा शिवसेना को किस तरह ध्वस्त किया आपने देखा, कैसे चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया। अरे साहब, इससे अच्छा है आप संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार को राज्यपाल से बंद करा लेते, लेकिन विधायकों की खुलेआम मंडी लगा देना, रिजाइन करवाना, उसके बाद मध्य प्रदेश से लेके जाने कितनी दर्जनों सरकारों को इन्होंने बाकायदा भयादोहन करके या लोभ प्रलोभन देके ध्वस्त कर दिया। तो आज यह देश, राष्ट्र और लोकतंत्र का सवाल है। अब सवाल इस बात का है, क्या उस भारतीय जनता पार्टी को जिसने हमारे लोकतंत्र का चीरहरण करने का प्रयास किया, जिसने ईडी आईटी के माध्यम से न केवल राजनीतिक दलों को समाप्त करने का प्रयास किया, मीडिया समूहों को ध्वस्त करने का प्रयास किया, सर्वोच्च न्यायालय तक को प्रभावित करने का प्रयास किया, उस भारतीय जनता पार्टी को रोकने का समय है। और जनमत उसी ओर इशारा कर रहा है। देवेंद्र जी, लगभग 65 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट किया है, और मतदाता एक बल्क संख्या में बटे हुए हैं, एक बल्क एक साथ नहीं जा सकते, और लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है कि वो जनमत को एक इंडिकेशन से देते हैं, और वो इंडिकेशन बता रहा है, वो संकेत बता रहा है कि उन्होंने मोदी जी को नकार दिया है। उन्होंने उनकी तानाशाही, उनकी फूट डालो राज करो की नीति को, जो यहां अश्वनी शाही जी भी प्रयास कर रहे थे, ये जो इनका मेन फंडा है अंग्रेजों के बाद, इस पर एक कुठाराघात किया है जनता ने कि उनको नकार दिया है। और यही कारण है कि अब आप देखिएगा
इंडिया गठबंधन के साथ दूसरे दल भी आएंगे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भयादोहन का शिकार थे, मजबूरी में उनके साथ अलायंस बनाकर थे। वो लोग राष्ट्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएंगे। और आप देखिएगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से आप देखिए लगभग 125 से अधिक सीटें रेस की हैं, पाई हैं, और लगातार जनमत उसके पक्ष में आया है। उसके बाद जब इन्होंने प्लेइंग लेवल का देखिए, आप जो एक प्लेइंग लेवल होता है, एक पिच बराबर दी जाती है, खाते सीज कर दो, रैलियां रद्द कर दो, नेताओं को जेल भेज दो, सोशल मीडिया से कंटेंट हटा दो। आश्चर्य की बात देखिए, 1,40,00,000 कंटेंट यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप से सिर्फ इसलिए हटा दिए गए, उसमें सरकार से सवाल था, उसमें बेरोजगारी का सवाल था, महंगाई का सवाल था। इन्होंने अपने तंत्र का इस्तेमाल करके बड़े बड़े मीडिया समूहों पे छापा मारा, छद्म रूप से उसको कुछ घरानों को बेच दिया। तो आज जवाब उस बात का है देवेंद्र जी, और जनता उसका जवाब दे चुकी है। अब चुने हुए जो महनीय हमारे सांसद हैं वो जवाब देंगे, वो राजनीतिक दल जवाब देंगे जिनको लोकतंत्र राष्ट्र में आस्था है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे और देश में फिर से सद्भावना और भाईचारा का फूल खिलेगा। जिस तरह से भाजपा ने पूरा जहर फैला दिया था वो अब खत्म होगा देवेंद्र जी। चलिए, अभी तो उस आंकड़े तक अभी इंडिया आई नहीं है, जल्दी से अगर जो आ जाए तो आपकी बात भी सही हो जाए। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर, बिल्कुल, तो बड़ी खबर आ रही है इस बीच जम्मू कश्मीर से, जहां आपको बता दें कि जेकेएनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, ऐसा उन्होंने कहा है अपने बयान में। तो उमर अब्दुल्ला का जो है ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि हार जीत होती रहती है। तो बारामूला लोकसभा सीट से अब्दुल्ला जो हैं वो हारे। आइए सुनवाते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो बारामूला लोकसभा सीट से अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला हार चुके हैं। सुनिए क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मैं इस अंदाज में आपसे बात करना नहीं चाहता था। मेरी ये उम्मीद थी कि बारामूला काउंटिंग सेंटर से डीसी ऑफिस जाके अपना सर्टिफिकेट लेके मैं आपसे बात करूं, लेकिन अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था और बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट के लोगों ने जो फैसला सुनाया है वो हमारे सिर आंखों पे। मैं जानता था कि ये मुकाबला मुश्किल होगा। शुरू में जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा था वो उसकी मुखालफत करना मेरे लिए ज़्यादा आसान था। इंजीनियर रशीद साहब जब मैदान में उतरे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनका मुकाबला करना हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल पड़ गया। और जिस तरह का सेंटिमेंट बना, जिस तरह नौजवानों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए वोट डाले, नतीजा अब आपके सामने है। लेकिन चलिए, कभी कभार इलेक्शन में जो है हार जीत होती है। ये पहली मर्तबा मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा हूं। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया। नीतीश कुमार पीएम से मिलकर पटना लौटे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम से मिलकर पटना वापस लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम है, ऐसा उन्होंने कहा है। जेडीयू ने फिर एनडीए सरकार बनने का किया दावा, कहा हम हर हाल में एनडीए के साथ है। बिल्कुल, ये इसलिए बयान आ रहे हैं, ये तो कल गए थे मिलने और उसको और प्रधानमंत्री से मिलकर वापस भी आ चुके हैं। तो ये बयान इसलिए आ रहे हैं कि ये बयान उन बातों का खंडन कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि पलट सकते हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले जो वीडियो भी वायरल हुआ तो उस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहें।
चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। देश के सामने निर्णायक समय, भाजपा ने किया 10 साल शासन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बावजूद बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रहे। जो उड़ाते थे गठबंधन का मजाक, वह एक सीट वाली पार्टी के आगे। तो ऐसा उन्होंने कहा है। मंत्री भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। देश के सामने निर्णायक समय, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। गंभीर बात है। ये बहुत बड़ा निर्णायक समय है देश के सामने, और भारतीय जनता पार्टी के साथ सारी एजेंसीज, सारी ताकतें, मीडिया के अंदर उनका प्रभाव, एग्जिट पोल पे उनका बड़ा प्रभाव, सब कुछ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन करने के बाद अपने बलबूते पे मेजॉरिटी मार्क भी टच नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि वो पार्टी जो कहती थी एक मोदी बनाम सारे, जो गठबंधन को मजाक के तौर पे उड़ाया करती थी, जो कहती थी गठबंधन की सरकार मतलब कमजोर सरकार, गठबंधन की सरकार मतलब बैसाखियों वाली सरकार, वो पार्टी आज एक सीट वाली पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा रही है। उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं गृह मंत्री। आज ये हालत आ गई है। तो प्रधानमंत्री का जो घमंड था, आज वो घमंड देश की जनता ने चूर चूर कर दिया। और मेरा मानना ये है कि नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये और किसी की नहीं, सबसे ज्यादा ये प्रधानमंत्री की हार है। तो ये थे सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से, और इन्होंने बीजेपी पर ये बयान दिया है कि वह पार्टी जो 10 साल शासन की है वो अपनी साधारण बहुमत भी नहीं पार कर पाई। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, और जो हमारे साथ मेहमान हैं रविंद्र सिंह जी, सपा नेता जी। आप कुछ कह रहे थे, लेकिन नेटवर्क की गड़बड़ी से कुछ तकनीकी खामी आ गई, उससे आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। तो आप सबसे पहले तो अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बोल रहे थे 400 पार, 370 पार, 80 की 80। ये एकदम फिट बैठता है कि मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो सबसे आश्चर्यजनक परिणाम आ रहे हैं कि अब 45 सीटों पे समाजवादी पार्टी और गठबंधन उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पे है। ये एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम जो मैं हमेशा कहता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी तो उत्तर प्रदेश में। इसमें दो और आश्चर्यजनक परिणाम है। अयोध्या जी की सीट जो लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद में आती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी हार के कगार में पहुंच चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जहाँ से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, लगभग क्लीन स्वीप पे है इंडिया गठबंधन। ये उन कामों का परिणाम है जो इन लोगों ने 10 साल तक किया, विध्वंसकारी राजनीति। और उत्तर प्रदेश विध्वंसकारी राजनीति का प्रतीक बना, और उसका प्रतीक बना बुलडोजर। घर गिरा दो, बंद कर दो, जेल में मार दो, कस्टडी में मार दो, हिरासत में मार दो, अदालत में मार दो। इस विध्वंसकारी राजनीति का परिणाम इनको भुगतना पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोटों से आगे हैं। सपा के हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब 1.5 से 2.5 लाख वोटों के बीच से ज्यादा मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र जी, हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीर के साथ एक और चीज चल रही है कि कहीं कांग्रेस बीजेपी की नैया डुबो रही है, तो कहीं साइकिल कांग्रेस की जो कहीं साइकिल जो है बीजेपी की नैया डुबो रही है। कन्नौज से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कन्नौज से बीजेपी की नैया डूबती नजर आ रही है। अखिलेश यादव जी यहां पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अब 5 साल ये
सदन में तैरेंगे और बीजेपी यहां से डूब चुकी है। अब अगर जो बात करें अमेठी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहां पर अमेठी में स्मृति ईरानी यानी बीजेपी की नैया कांग्रेस ने डुबो दी। भाई कांग्रेस और सपा मिल करके सिर्फ बीजेपी की नैया डुबोने में लगी है। कन्नौज में भी बीजेपी डुबा दी, कन्नौज अमेठी में कांग्रेस ने नैया डुबा दी। और भी अगर जो देखा जाए तो स्थिति बड़ी विकट है। अब रायबरेली की अगर जो बात करें तो वहां देखें किसकी नैया डूबती है। रायबरेली में कांग्रेस फिर बीजेपी की नैया डुबो दी। बड़ी स्थिति यहां पर बीजेपी की नैया डूबती नजर आ रही है और कहीं कांग्रेस कहीं सपा बीजेपी की नैया डुबोने में लगे हुए हैं। अब वाराणसी की थोड़ी सी बात कर लें तो थोड़ा सा हमारे जो सपा के प्रवक्ता हैं उनका दिल थोड़ा सा कमल सा खिल जाएगा। तो वाराणसी में कांग्रेस की नैया डूब गई। लीजिए अब थोड़ा सा खुश हो जाइए। अब फिर अगर जो देखें और कुछ अगर जो नैया आ गई हो, अगर जो कुछ और नैया हो तो हम अपने दर्शकों को जल्दी जल्दी दिखा दें। तो चलिए ठीक है, अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अब हमारे मेहमान ये तो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी जहां पर अब अश्वनी शाही जी जेडीयू प्रवक्ता के पास तो हमें आना ही था, लेकिन जो ये नैया डुबोई गई है, कहीं कांग्रेस ने डुबोई, कहीं साइकिल ने डुबोया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब दोनों मिलकर के डुबो रहे हैं बहुत अच्छी तरह। अलग अलग होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और शेर से बन नहीं पा रहा है तो आप बना लीजिएगा अश्वनी शाही जी। जी नहीं, अच्छी बात है। देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। अभी देखिए उमर अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे थे कि हार जीत होती रहती है, तो कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं है भाई, कहीं हार कहीं जीत। लेकिन रविंद्र भाई आज इतने खुश हैं, 400 हमारा नारा था, उस पर ये हमको परेशान कर रहे हैं। अभी ये 22 में 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 सीटें हम जीतेंगे, 2-3 सीटें छोड़ देंगे इन लोगों के लिए, रह गए 111 पर। सिर्फ इस पे भी खुश नहीं है अश्वनी शाही जी, इसलिए भी खुश है कि ये आशा है कि जेडीयू आपको छोड़ करके उनके पास भी आ सकती है, इंडिया में शामिल हो सकती है। ये तो देखिए अभी केसी त्यागी साहब का बयान आपने चला दिया। और देखिए अभी क्या है, ये लोग खुश। और दूसरी चीज, अभी अखिलेश यादव जी 79 का नारा दिए थे, कहां तक पहुंचे भाई? अभी 35 तक तो अभी आ रहा है कि 35 का आंकड़ा जो है। सलेमपुर सीट अभी 54 वोट से आगे हुए हैं, रामाशंकर राजभर अभी आगे हुए हैं। कभी रविंद्र कुशवाहा वहां 500 से हो जा रहे हैं, कभी 2000 से हो जा रहे हैं, कभी 50 वोट से, यही चल रहा है। अब देखते हैं कौन जीतता है। वो तो अंतिम आंकड़े जब आ जाएंगे तो जीत हार का हो जाएगा। लेकिन ये 35 चलिए अच्छी बात है, 5 से 35 होना भी बहुत बड़ी जीत है। मगर ये लोग इस कदर वो है कि जेडीयू हट जाएगी, टीडीपी जिसके साथ मिलकर हमने एक प्रदेश जीता है, भाई एक प्रदेश में सरकार बनाई है वहां, उसको भी कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संविधान बचाने चले आएंगे। तो भाई अगर आपके यहाँ जो है, और एक सौरभ भारद्वाज, ये आम आदमी पार्टी वाले बड़े बेशर्मी वाला मामला रखते हैं ये लोग। उनके सारे नेता भ्रष्टाचार में बंद हैं और कह रहे एक एक नेता के लिए गठबंधन। अरे भाई ये उनको पता होती कि जब वो पैदा नहीं हुई थी वो पार्टी, उसके पहले से एनडीए का गठबंधन चला आ रहा है। सबसे पुराना गठबंधन हमारा एनडीए का है। पार्टियां आई, पार्टियां गई, ठीक है, कुछ पार्टियां शामिल हुई, कुछ हमको छोड़कर गई। तो हमारा गठबंधन एनडीए का है भाई। नीतीश जी अभी गए थे, फिर हमारे साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू पहले हमारे साथ थे, गए थे, फिर हमारे साथ हैं। तो कहने का मतलब एनडीए आज चुनाव जीता है, तो अब इन लोगों को बौखलाहट है कि उनसे भी मिल लो। भाई ऐसा है, अपने पार्टी के लोगों को बचाइए। जो इंडी अलायंस का कुनबा है, उसमें से कितने लोग हमारे पास ध्यान दीजिएगा अश्वनी शाही जी क्या कह रहे हैं। पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस आधार पे आप लोग बचिएगा। ठीक है। देखिए हम आ रहे हैं, आप लोगों के पास भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे दो मेहमान बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो हम पहले चलेंगे जो दिवाकर सिंह जी है, प्रवक्ता जेडीयू, हम पहले आपके पास आएंगे, उसके बाद से हम राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास आएंगे। जल्दी से अपनी बात रखिएगा।
यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा मिलकर के कमल की नैया डुबो रही है और उम्मीद आपसे ये भी कर रही है कांग्रेस और सपा कि आप भी किसी तरीके से नैया डुबो के चले आए। क्या संभव है? ऐसा है कि जो कांग्रेस प्रवक्ता जी ने बोला है अभी, पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उन्होंने कितनी तोड़फोड़ मचाई थी और संविधान की कितनी कदर की। पहले तो अपने गिरेबान में झांक ले कि उनके पुराने रिकॉर्ड कितने अच्छे रहे हैं इस मामले में। रहे कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल के गए हैं नैतिकता का पाठ पढ़ा करके कि लोकपाल लाओ, देश बचाओ, दुनिया भर के भ्रष्टाचार के नारे लगाते थे, पूरे देश को डेमोक्रेसी को उन्होंने ताक पे रख दिया था और इनके नेता तमाम जेल में बंद है, नैतिकता का पाठ है, नहीं जानते। और रही हमारे सपा के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात का ये जवाब है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सपा बसपा कांग्रेस के बीच में अंदरूनी मतभेद था, राष्ट्रीय स्तर पे मतभेद था, उसको एक करने में जो भूमिका निभाई थी हमारे सर्वमान नेता नीतीश जी ने निभाई। और नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड का एनडीए के साथ में बहुत पुराना गठबंधन 2000 से गठबंधन है और बहुत मजबूत गठबंधन है। हर समय इन्होंने जेडीयू ने इन लोगों को आगाह किया है, लेकिन कभी भी अपने परिवार, अपने क्षेत्र से, अपनी निजी स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ करके राजनीति करते हैं। आज जो इंडिया गठबंधन सफलता हासिल की है उसमें बड़ी भूमिका नीतीश जी की रही है, जनता दल यूनाइटेड की रही है। अब जो एनडीए गठबंधन बहुमत दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया और एनडीए गठबंधन ही चुनाव में उतरा था, एनडीए गठबंधन ऑलरेडी चुनाव में बहुमत हासिल कर चुका है। अब ये पार्टी के बेसिस पे आ रहे हैं, ये 244 बता रहे हैं, 45 बता रहे हैं। जब एनडीए और इंडिया गठबंधन प्री पोल अलायंस में लड़ चुका है तो यहाँ पे संशय कहाँ रह गई? 272 में सरकार बनती है, 272 का आंकड़ा कब से क्रॉस कर चुका है, जो आगे बता रहे हैं। बिल्कुल सरकार से ये खाली पुलाव पकाते रहे और ये जैसे ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे लालच देंगे। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय केसी त्यागी जी ने इसको स्पष्ट कर दिया कि कल मीडिया के सामने, उसमें कोई ऐसी संशय की भावना नहीं है और राजनीति में कयासबाजी चलती रहती है, करें अपने खुशी के लिए। चलिए, और ठीक है, आपकी बातें समझ में आ गई। हम मनीष अग्रवाल जी के पास आना चाहेंगे। मनीष अग्रवाल जी, बड़ी देर बाद हम आपके पास आए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन बड़े धैर्य से आपने सुना, ये अच्छी बात है। सवाल ये है कि आपने सभी हमारे मेहमानों को सुन लिया। जहां तक कांग्रेस और सपा का सवाल है, इनकी टकटकी तो लगी हुई है। ये लगी हुई है कि कहीं अगर जो तोड़ फोड़ करके इस बार बना लिए तो एनडीए को बाहर कर दिया जाए, और ज्यादा ध्यान जेडीयू की तरफ है, टकटकी उधर है और उनके साथ कुछ और पर भी होगी। मामला तो चल रहा होगा पहले से ही। क्या लगता है कि अगर प्रयास करना चाहे तो एनडीए में ऐसा कुछ कर पाएगी, या फिर एनडीए फिर जो है अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके इधर से उधर कुछ और लेकर चली जा सकती है? क्या लगता है आपको? पूरा आकलन हम आपसे समझना चाहते हैं। अगर ये स्थितियां तोड़फोड़ की बनती हैं तो जी, मनीष जी की आवाज हम तक, मनीष जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो और बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे कि हम इतनी देर बाद आपके पास आए और आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो हम अपने तकनीकी टीम से निवेदन करेंगे कि अगर जो मनीष जी की आवाज हम तक पहुंचा दी जाए तो इनका जो आकलन है, इनका जो विश्लेषण है, और हम समझ सकें कि आखिर क्या राजनीति अब आगे आ पाएगी। तब तक हम
अनिल सिंह चौहान जी के पास आना चाहेंगे, क्योंकि जब अश्वनी शाही जी बोल रहे थे तो बड़ी मुस्कुरा करके उंगली आपने उठाई थी, और ये उंगली किधर आप उठा रहे हैं, ठीक है, अब जरा उस बात को आप निकाल ही दीजिए तो अच्छी बात है। देखिए देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी जब आडवाणी जी को जैसे शाहजहां को बंदी बनाया गया था, उस तरह जब उन्होंने उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला, उस समय मोदी जी ने पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे जनता ने 15 महीने पहले ही तो रिटायर किया है भाई। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है, 17 सितंबर 2025 को हो जाएंगे वो 75 के। तो जनता ने सिर्फ 15 महीने पहले उनको रिटायर कर दिया है। दूसरी बात, मोदी जी हर सभा में कहते थे, भाइयों बहनों, ये जो लंगड़ी सरकारें बनती थी ना, अब मोदी जी आ गए हैं, लंगड़ी सरकारें नहीं बनेंगी। ये लंगड़ी सरकारें मतलब वो अपने अलायंस को गाली देते थे एक तरह से। यहाँ हमारे बहुत सम्माननीय साथी दिवाकर सिंह जी कह रहे थे कि जदयू ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे साहब, नीतीश कुमार जी को निर्णय करने दीजिए, हो सकता है लोकतंत्र को लेकर फिर उनकी आंखें खुल जाए। कई बार तो खुली हैं, कई बार बंद हुई हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता आपके विषय में। और रहा एक बड़ी खबर आ रही है, ओम बिरला की जीत की हैट्रिक लगी है। कोटा लोकसभा सीट से भाजपा जीती है। उम्मीदवार ओम बिरला भारी मतों से जीते हैं, भारी मतों से जीते हैं। तो बड़ी खबर, कहा कि जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, ओम बिरला को जो जीत का प्रमाण पत्र मिला है, बीजेपी समर्थकों में उत्साह है। तो क्या कुछ कहा है ओम बिरला ने, जरा आप भी सुनिए। एक परिवार के रूप में, एक बेटे भाई के रूप में उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ। नतमस्तक से जनादेश को स्वीकार करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं कोटा बूंदी जनता का जो प्यार से मुझे हमेशा मिलता है, मैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं और उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूं। संगठन में जिम्मेदारियां किस तरह की आपको मिलने की? हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। सपा प्रत्याशी मतगणना स्थल पर पहुंची प्रिया सरोज। मछली शहर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। प्रिया सरोज लंबे आंकड़ों से आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर, मीडिया से बातचीत में प्रिया सरोज ने कहा कि जनता ने धर्म की राजनीति को उतारा है, संविधान की राजनीति को जनता ने बचाया है। ये आगे चल रही हैं प्रिया सरोज। जौनपुर से सपा प्रत्याशी मतगणना स्थल पहुंची और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। राजनीति को नकारा है और सब बीजेपी वाले जो मोदी लोग एक्सेप्ट बोल रहे थे, आज जनता ने एक्सेप्ट बोल दिया है। उससे राजनीति को नकारा है और संविधान की राजनीति को आगे बढ़ाया है। नमस्कार। राजनीति को नकारा है और संविधान की राजनीति को आगे बढ़ाया है। नमस्कार। तो अब पुनः अपने मेहमानों की तरफ हम रुख करेंगे। मनीष अग्रवाल जी से हमारा संपर्क हो गया है और मनीष अग्रवाल जी, हम चाहेंगे कि हमारे प्रश्नों का उत्तर आप दे दें, उसके बाद पुनः जो हमारे दिग्गज मेहमान हैं इनके पास चलेंगे। इशारे में ही हमारे जो मेहमान हैं हमारी सवाल समझ लेते हैं। जी मनीष जी, जारी रखिए। नए साथियों की तलाश कर रहा है कि किसी प्रकार 272 के मैजिक फिगर तक पहुंचा जाए। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन भी अपने नए साथी नहीं तलाश रहा होगा और बहुमत को सुदृढ़ करने के लिए। ये तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी कोशिश कर रही होंगी और इन्हें पूरा कोशिश करने का हक है। लेकिन हम आपके संग मध्य प्रदेश वाले विश्लेषण में भी थे, तो अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो भाजपा ने जो सीट कम पड़ती थी वो भी जोड़ ली है, 29 सीटें जोड़ ली है। 20 सीटों का विश्लेषण 1 लाख से ऊपर आ रहा है। अब जब हम उत्तर प्रदेश पे आते हैं, यहाँ पे इस बार जातीय समीकरण मुझे लगता है जो पिछड़ा है, दलित है, मायावती का जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, मायावती जी का, वो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास चला गया है, जो हमें कल तक जब संपूर्ण निर्णय आ जाएंगे तो विश्लेषण में दिखेगा। लेकिन आप डेमोक्रेसी की भारत में खूबसूरती देखिए, जिस दल को 240 से ऊपर ज्यादा सीटें मिलती हैं उसका प्रधानमंत्री बनता है तो वो चुनाव हार रहे हैं। जो दल 100 से कम सीटें लाता है वो जीत रहा है। जो यूपी में दल 33 सीटें लाता है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सही है। जो 33 से 33 सीटें ला रहा है वो खराब।
तो यही राजनीति की खूबसूरता है। जब देखिए उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों अपना अपना चुनाव हार गए हैं कश्मीर में, और उन्होंने जनतंत्र को ऑनर कराया। एक चीज जो हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं, बीजेपी उड़ीसा में पहली बार सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। वाईएसआर रेड्डी ने बहुत से चुनावी प्रलोभन और बहुत सी चीजें जनता को पीड़ित के रूप में दी थी, और आज वो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। तो चुनावों का विश्लेषण अलग अलग तरीके से होता है, किसी की हार किसी की। मैं अभी आप आम आदमी पार्टी के मंत्री को आपके चैनल पे सुन रहा था, आज भी 7 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी है, 19 में भी हारी थी। 2/3 बहुमत से ज्यादा की सरकार है उनकी दिल्ली में, फिर भी वो दिल्ली में एक लोकसभा की सीट नहीं जीत पाते। तो क्या इसके कारण है? क्या लोकसभा में जनता उन्हें पसंद नहीं करती और विधानसभा के चुनाव में 2/3 बहुमत देती है? तो ये परिस्थितियों का अपना अपना आंकलन है। लेकिन आज हमको ये देखना पड़ेगा कि देश में नेहरू जी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार जनादेश लेके आया है सरकार बनाने का। हाँ, पूर्ण बहुमत से कम है, लेकिन प्री पोल अलायंस को जनादेश है। ये पोस्ट पोल अलायंस की बात नहीं हो रही है, प्री पोल अलायंस को जनादेश है। पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की है, तीसरी बार ऐसा हो रहा है। नेहरू जी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार आता है। हाँ, यूपी के जो निर्णय हैं वो चौंकाने वाले हैं, भाजपा को इसका इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कैंडिडेट चूज करने में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ जातिगत समीकरण जो हैं वो एनडीए के बहुत अच्छे हो गए और भाजपा उनको उतने अच्छे ढंग से समझ नहीं पाई। चुनाव एक ऐसी चीज है जो हमें सिखाता है, जो हमारी गलतियां हैं वो हमें मानना चाहिए। किसी भी पार्टी को हम सपोर्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन आप मध्य प्रदेश के जनादेश को देखिए, शिवराज सिंह चौहान की जीत को देखिए, तो वो भी एक अलग तरीके का जनादेश दिखाता है। मध्य प्रदेश में 5वीं बार बीजेपी की सरकार बनती है, प्रचंड बहुमत की 28 सीटों को वो उनसे सीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बगल में आप देखिए उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें आती हैं। तो कहीं चुनाव के रिजल्ट कुछ अच्छे हैं, कहीं चुनाव के रिजल्ट कुछ खराब हैं, लेकिन मुझे लगता है मोरलेस जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है। उन्हें अपनी सरकार का गठन करना चाहिए और जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उसको एनालाइज करना चाहिए। विपक्ष ने भी चुनाव अच्छे से लड़ा है। भारत के जनतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश है कि जितना मजबूत विपक्ष आएगा सरकार के सामने, उतना ही अच्छा नीतियों में वो हस्तक्षेप कर पाएगा और उतनी ही अच्छी नीतियां भारत के लिए बनेंगी, जिससे भारत एक देश के रूप में प्रोग्रेस करता है। तो हमें जनता के जनादेश का सम्मान करके पक्ष और विपक्ष ने जितने अच्छे से चुनाव लड़ा है, आज मुझे लगता है कम से कम विपक्ष की जो नाराजगी ईवीएम नामक चीज से थी वो तो दूर हो गई होगी। ये तो जनतंत्र में उन्हें पता चल गया होगा कि ईवीएम जो है वो वही दिखाती है जो जनता उसमें करके भेजती है। कोई उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। तो जनतंत्र का सबको सलाम करना चाहिए और ईवीएम के प्रति जो भरोस था उससे खत्म करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बात कही है। अब इस वक्त जो है राहुल गांधी नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हम वहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो हम अब आपको सीधे लिए चलते हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के नतीजे यानी कि रायबरेली से उन्होंने जीत हासिल की है, और जीत हासिल करने के बाद तो खुशी होती ही है नवजीत, और वो खुशी का इजहार किस तरह से कर रहे हैं हम आपको वही दिखाना चाह रहे हैं। और उस खुशी में क्या कुछ कह रहे हैं, किसको जीत का श्रेय दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सीधे लिए चलते हैं। आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना,
लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूँगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहाँ जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया। इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ
हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया।
मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, 1 मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? As we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, खड़गे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए हाँ, जयराम जी राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे
तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर 2 राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 में 2009 में, हाँ नहीं 2009 में तो क्या बात नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी, ये आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या है? नहीं, देखिए, हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से। सर कहते हैं, आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल